गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब में। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। इसमें लगभग 630 शब्द हैं। तो आप इस डिक्टेशन को लिखें और ट्रांसक्राइब करें और मिलाएं कि आपकी कितनी गलती आ रही है। और अगर कोई शब्द ऐसा हो जिसकी आउटलाइन आपको नहीं बन रही हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं उन शब्दों को आउटलाइन के साथ ज़रूर डालूंगी। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 4 साल अपने बॉस राष्ट्रपति बाइडेन की विदेश नीति के क्रियान्वयन में बिताए हैं। इस दौरान उनके पास बहुत कम गुंजाइश थी कि वह राष्ट्रपति की मान्यताओं के विपरीत जाएं, पर उन्होंने इस समय का उपयोग सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और अपने विचारों व विश्वासों को परिष्कृत करने में भी किया। अब वह विरोधियों के हमलों का जवाब देने के साथ स्वयं का दृष्टिकोण भी स्पष्ट कर सकती हैं। उनके पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के मौके हैं। बाइडेन प्रशासन के विचारों में बदलाव के बिना भी और उनके साथ भी। ऐसे में वह अपनी जीत की संभावनाओं को मजबूत कर सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार बनने के पहले उनकी विदेश नीति का परीक्षण इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुआ। आंतरिक रूप से वह लंबे वक्त से संघर्ष विराम और गाजा में फिलिस्तीनियों की स्थिति में सुधार के लिए नेतन्याहू पर ज़्यादा दबाव डालने की पक्षधर रही हैं। इस यात्रा ने उन्हें बाइडेन की नीति, जिसे अनेक युवा मतदाता प्रगतिशील और मुस्लिम तथा अरब अमरीकी इजरायली के प्रति अमेरिका की समझौताकारी तथा पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए अपर्याप्त समर्थन वाला मानते हैं, से खुद को अलग रखने का मौका सुलभ कराया। दर्जनों अन्य डेमोक्रेट्स की तरह हैरिस ने भी कांग्रेस की उस संयुक्त बैठक में भाग नहीं लिया जिसे नेतन्याहू को संबोधित करना था। वह उनसे अपने कार्यालय में मिली। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया और गाजा में हत्याओं, अन्यायपूर्ण हिरासत आदि पर गंभीर चिंता जताई। हैरिस ने राष्ट्रपति की तुलना में इजराइल के प्रति अधिक आलोचनात्मक माहौल तैयार किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम इन दुखांतिकाओं के प्रति जड़वत नहीं हो सकते और मैं चुप नहीं रहूंगी। व्हाइट हाउस में हैरिस का स्टाफ यह पता लगाने में जुटा है कि वह बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति पर कैसे चल सकती हैं, जिसका
कि वह कभी हिस्सा रही हैं। हैरिस के अधिकारियों ने बताया है कि हैरिस टीम अभी विदेश नीति का प्लेटफॉर्म या उस पर ध्यान देने की योजना नहीं बना रही है। कांग्रेस के एक पूर्व सदस्य का कहना है कि उनके पास न सिर्फ बाइडेन प्रशासन बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अलोकप्रिय नीतियों की तुलना करने का मौका भी है। मिशिगन जैसे राज्य अब अरब अमरीकी और मुस्लिम अमरीकी हैरिस की बात को भरोसे योग्य मान सकते हैं, इस उम्मीद में कि वह इजराइल के प्रति उस रणनीति को फिर तैयार करेंगी जिससे वे नफरत करते हैं। मध्य पूर्व पर बाइडेन की कुछ नीतियों से सावधानीपूर्वक दूरी बनाते हुए हैरिस यूक्रेन के लिए प्रशासन के समर्थन को दोगुना कर रही हैं। संभावित उम्मीदवारी के बाद उनकी किसी विदेशी नेता से पहली मुलाकात यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक से हुई थी। हैरिस की यूक्रेन नीति ट्रंप और उनके साथी जे.डी. वेंस से अलग है। सर्वेक्षणों में दिखा है कि अधिकांश अमरीकी यूएस सहायता कार्यक्रम के समर्थन में हैं। हैरिस की यूक्रेन को लेकर सार्वजनिक वकालत पश्चिम की अगुवाई वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा में उनके विश्वास का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस 4 बार एशिया के दौरे पर आई हैं और उन्होंने कई एशियाई नेताओं के साथ रिश्तों को मजबूती दी है। इन यात्राओं में उन्होंने चीनी आक्रामकता और आर्थिक दबावों पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके शब्द और कार्य हमें अवगत कराते हैं कि वह यूएस की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के बजाय उसके व्यावहारिक विकास का प्रयास करेंगी। मजबूत अमरीकी वैश्विक नेतृत्व को संरक्षित करने की कोशिश करेंगी, पर विनम्रता के साथ। यह लोकाचार विजयी अभियान संदेश और साथ ही सफल रणनीति के लिए ठोस आधार भी बन सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।